हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर। चलिए देखते हैं सामान्य ज्ञान के कुछ एवरग्रीन प्रश्नों को जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जो हाल ही में होने वाले एग्ज़ाम जैसे लेखपाल हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, या फिर से वीडियो यूपी पुलिस, जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनकी दृष्टि से जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहले चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और बता दें कि किस्मत के भरोसे रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं या किस्मत के भरोसे रहने वाले व्यक्ति को बस उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। अभी आपको पता ही होगा कि हाल फिलहाल में 2-4 महीने या इस साल जो है भर्तियां जो हैं ताबड़तोड़ भर्तियां हो रही हैं और बहुत सारी जो है भर्तियों को कंप्लीट कराया जाएगा। तो प्रॉपरली जो है फोकस करके उसमें जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में जो है सिलेक्शन पाया जा सकता है। मेरे साथ बने रहिए, आपके सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है सामान्य ज्ञान सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यू के थ्रू सारे जो है टॉपिक्स क्लियर कवर करा लिए जाएंगे। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य घटक हैं। ऑप्शन ए मीथेन, इथेन और हेक्सेन। ऑप्शन बी मीथेन, पेंटेन और हेक्सेन। ऑप्शन सी प्रोपेन और ब्यूटेन, या फिर ऑप्शन डी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन तरल पेट्रोलियम गैस के मुख्य घटक होते हैं। देखिए एलपीजी 3 या 4 कार्बन परमाणुओं वाली हाइड्रोकार्बन से बना होता है और एलपीजी के जो मुख्य घटक होते हैं वो एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा उपकरण मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियों को प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। एमआरआई स्कैनर, अल्ट्रासाउंड स्कैनर, एक्सरे मशीन या फिर सीटी स्कैनर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्ट्रासाउंड स्कैनर मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियों को प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। देखिए मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियों को प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासाउंड डिवाइस अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिनोल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है। नॉयलॉन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन या फिर बैकेलाइट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बैकेलाइट के निर्माण में फिनोल जो है इसके निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है या इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए फिनोल मुख्य रूप से प्लास्टिक को संबंधित सामग्री को संश्लेषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिनोल और इसके जो रासायनिक डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे पॉलीकार्बोनेट, एपॉक्सी, बैकेलाइट, नॉयलॉन, डिटर्जेंट या फिर जड़ी बूटियाँ जैसे ये फेनोक्सी जड़ी बूटियों और कई फार्मास्यूटिकल दवाओं के उत्पादन के लिए अति आवश्यक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति में लगातार संपर्क में रहने के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है। एल्यूमिनियम सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, एल्यूमिनियम फास्फाइड या फिर हाइड्रोजनीकृत वेफर्स। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में लगातार या इसके संपर्क में रहने से जो है पीतल हवा में फीका पड़ जाता है। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है और पीतल जो जिंक और कॉपर का संयोजक है। जिंक ये भी पूछ लेता है कि पीतल जो है किसका संयोजक है, किससे मिल करके पीतल का निर्माण होता है, तो याद रखिएगा जिंक और कॉपर का ये संयोजक है, लेकिन हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण इसका रंग फीका पड़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एनीमोमीटर, हवा की गति मापी जाती है। एमीटर से विद्युत का प्रवाह मापा जाता है। टैक्योमीटर से दबाव अंतर मापा जाता है, दबाव में अंतर मापा जाता है। या फिर से पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है। बताइए कौन सही सुमेलित नहीं है, ए बी सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, टैक्योमीटर सही नहीं है, बाकी तीनों विकल्प सही हैं। देखिए टैक्योमीटर एक प्रकार का थियोडोलाइट है जिसका उपयोग तेजी से माप के लिए किया जाता है और यह निर्धारित करता है कि इलेक्ट्रॉनिक
या इलेक्ट्रो ऑप्टिकल रूप से लक्ष्य की दूरी और 1 मैनोमीटर दबाव के दो अलग अलग बिंदुओं के बीच के अंतर को इसके द्वारा मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एथलीट फुट रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? कवक, बैक्टीरिया, नेमेटोड या फिर प्रोटोजोआ? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फुट कवक से होता है। देखिए एथलीट फुट एक प्रकार के कवक डर्माटोफाइट्स के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन के की कमी के कारण निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि होगी? बताइए, हड्डी या टूटी हड्डियों के ठीक होने के समय में, रक्त के थक्के के लिए समय में, या प्रोथ्रोम्बिन के प्लाज्मा एकाग्रता में, या फिर से कैल्सीटोनिन की प्लाज्मा सांद्रता में? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त के थक्के के लिए समय में विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का जल्दी नहीं जमता है। ठीक है, और रक्त का थक्का जमने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो प्रोथ्रोम्बिन या फिर प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो होता है वो रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, और जैसे चोट लगने के बाद जो ब्लड रिसने लगता है या खून बहने लगता है तो उसमें रक्त का थक्का जमता है जिससे ब्लड जो है या ब्लड का बहना बंद हो जाता है। लेकिन ये भी पूछ सकता है कि शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो शरीर के अंदर ब्लड को जमने या खून को जमने के लिए जिम्मेदार है हिपैरिन। ठीक है, हिपैरिन शरीर के अंदर खून को जमने से रोकने के लिए हिपैरिन जिम्मेदार है, जबकि चोट लगने के बाद खून जो बहता है उसको रोकने के लिए प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। यदि किसी व्यक्ति में विटामिन के की कमी हो जाए तो चोट लगने के बाद खून का बहना जल्दी बंद नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए कौन सी कोशिका जिम्मेदार है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर डीएनए? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है या मुख्य भूमिका निभाता है। देखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक सेल ऑर्गेनल है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और लिपिड अणुओं की कोशिका के अंदर और बाहर अन्य स्थानों पर उपयोग के लिए तैयार करता है। यह लक्षित गंतव्य तक डिलीवरी के लिए प्रोटीन और लिपिड की पूटिकाओं में परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलती कार की गति मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का, प्रकाश तरंगों का, रेडियो तरंग या फिर ध्वनि तरंग? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए रेडियो तरंगे एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंगदैर्घ्य विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में अवरक्त प्रकाश की तुलना में अधिक होती है। इसीलिए इसका उपयोग आने वाली कार की गति को मापने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा रेडियो तरंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य के प्रकाश में निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण टैनिंग और सनबर्न का कारण बनता है? टैनिंग और सनबर्न का कारण बनता है। इंफ्रारेड, दृश्यमान, परावैंगनी या फिर सूक्ष्म तरंगे? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, परावैंगनी जो है, परावैंगनी विकिरण सूर्य के प्रकाश में टैनिंग और सनबर्न के लिए मुख्य भूमिका निभाता है, जिम्मेदार है। देखिए सूर्य की किरणों में दो प्रकार की परावैंगनी विकिरण होती है जो हमारी त्वचा तक पहुंचती हैं। एक होता है यूवीए और एक होता है यूवीबी। यूवीबी विकिरण त्वचा की ऊपरी परत की एपिडर्मिस को जला देती है जिसे सनबर्न कहा जाता है या जिससे सनबर्न होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लुप्त हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है, प्रोटॉन की प्राप्ति होती है, प्रोटॉन लुप्त हो जाते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए,
इलेक्ट्रॉन लुप्त हो जाते हैं। किसकी? ऑक्सीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन लुप्त हो जाते हैं। देखिए, ऑक्सीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप परमाणु या आयन एक रासायनिक प्रक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? पीता तांबा और जस्ता का मिश्रण है, ड्यूराल्यूमीन कॉपर और एल्यूमिनियम का मिश्रण है, या फिर कॉन्स्टेटिन कॉपर और निकेल का मिश्रण है, या फिर सफ़ेद सोना सोना और चांदी का मिश्रण। बताइए इसमें कौन सा ही सुमेलित नहीं है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सोना जो है वह सोना और चांदी का मिश्रण नहीं है। कौन? सफ़ेद सोना। देखिए, सफ़ेद सोना एक मिश्र धातु है जिसमें 75% सोना होता है, 25% निकेल तथा जस्ता होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाइट्रोजन का उच्चतम प्रतिशत किस उर्वरक में पाया जाता है? अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, या फिर से कैल्शियम नाइट्रेट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, लगभग 45 से 46-47% जो है पाई जाती है। देखिए, सभी ठोस उर्वरकों में यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक लगभग 46% पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी धातु उच्चतम विद्युत चालकता के साथ साथ उच्चतम तापीय चालकता है? प्लैटिनम, सोना, चांदी या फिर लोहा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चांदी जो है उच्चतम विद्युत चालकता के साथ साथ उच्चतम तापीय चालकता भी है। देखिए, चांदी में उच्चतम विद्युत चालकता के साथ साथ उच्चतम तापीय चालकता पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए। मानव शरीर में किसके परिवहन में रक्त संचार मुख्य भूमिका निभाता है? हार्मोन्स या हार्मोन अपशिष्ट उत्पाद या फिर आयरन? बताइए इसका सही आंसर क्या है? केवल एक या दो, या फिर से 1, 2 और 3? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तीनों के परिवहन के लिए रक्त संचार जिम्मेदार है। देखिए, रक्त संचार मानव शरीर में अपशिष्ट उत्पाद, हार्मोन और आयनों के परिवहन के लिए मुख्य भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न देखिए। मानव हृदय में प्राकृतिक पेसमेकर निम्नलिखित में से किस कक्ष में पाया जाता है? दायां नीलय, बायां नीलय, दायां आलिंद या फिर बायां आलिंद? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। मानव हृदय में जो प्राकृतिक पेसमेकर होता है वह दाएं आलिंद में पाया जाता है। देखिए, मानव हृदय में प्राकृतिक पेसमेकर दाएं आलिंद या दाएं ऑरिकल कक्ष में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेड वाइन का लाल रंग मुख्यतः किसके कारण होता है? एजिंग, रंग मिश्रित, वर्णक या फिर शराब में रसायन? बताइए किसके कारण जो है रेड वाइन का रंग लाल होता है? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्णक के कारण रेड वाइन का रंग लाल होता है। देखिए, रेड वाइन का लाल रंग मुख्य रूप से एंथोसायनिन जैसे पिगमेंट या वर्णक के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 1% से कम, 1% से अधिक, 0.1% से अधिक या 0%? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। एक स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा जो है 0% होती है। और जैसे जैसे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने के साथ ही व्यक्ति जो है मधुमेह रोग या डायबिटीज से पीड़ित हो जाता है। देखिए, ग्लूकोज की मात्रा एक स्वस्थ व्यक्ति में 0% होती है और ग्लूकोज का उच्च माप एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए समस्या का संकेत है, जिसके बढ़ने से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक असंक्रामक रोग है? मलेरिया, कैंसर, फ्लू या डिप्थीरिया? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कैंसर जो है एक असंक्रामक मतलब संक्रमण द्वारा या फैलने वाला रोग नहीं है, जबकि मलेरिया, फ्लू और डिप्थीरिया
संक्रमण द्वारा फैलने वाले रोग हैं। देखिए, कैंसर एक असंक्रामक रोग है जो संक्रमण द्वारा नहीं फैलता है, जबकि अन्य सभी संक्रामक रोग हैं जो संक्रमण द्वारा फैलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और यह है आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विकल्प में जीवाणु से होने वाले रोग शामिल हैं? हैजा, टिटनस और मम्स, डिप्थीरिया, लेप्रोसी और प्लेग, टिटनस, तपेदिक और खसरा, या फिर मलेरिया, पोलियोमाइलाइटिस, या फिर मम्स। बताइए कौन जो है जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डिप्थीरिया, लेप्रोसी और प्लेग जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं, जबकि अन्य जो हैं वो जीवाणुओं से होने वाले रोग नहीं हैं। ठीक है, देखिए डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग या प्लेग जो है ये जीवाणुओं से ही होने वाले रोग हैं। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आपका कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको बता दें दोस्तों, अगर आपको इस जो है वीडियो का PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इसके PDF जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।